नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं जीके एंड जीएस की क्लास में। क्या जीके एंड जीएस की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में प्राचीन भारत वाला जो पार्ट है। मैंने बोला था कि हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांट के हम पढ़ेंगे, प्राचीन काल भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत का ये जो पार्ट है आज आपका द एंड हो जाएगा, आज आपका खत्म हो जाएगा और कल से हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत जल्दी से खत्म करके हम एंटर कर जाएंगे आधुनिक भारत में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक, लास्ट में हो सके मैंने स्टैटिक जीके का कंप्लीट मेरा पीडीएफ नोट्स है, उसमें के कुछ टॉपिक, उसमें से कुछ टॉपिक आपके एमसीक्यू वाइज मैंने बनाया, थ्योरी वाइज बनाया है, वैसे थ्योरी वाइज बनाया है। तो उसके कुछ टॉपिक मतलब मैं कोशिश करूंगा 7 से 8 डे की क्लास में वहां से ले लूं और ये पूरा खत्म करने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ अलग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऐड किए हैं। जैसे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रमुख आंदोलन हो गया, गवर्नर और वायसराय हो गया, 1857 की क्रांति हो गया। तो इन सब से क्वेश्चंस आपको एग्जामों में अक्सर देखने को मिलता है कि नहीं। तो वही चीजें हम यहाँ पे करेंगे अलग अलग माध्यम से। और देखो, पता नहीं चला ना आपको, हिस्ट्री खत्म हो गया ना, सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी, बाकी पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। ये छोटा सा टॉपिक है, बचा हुआ है, हम इसको खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा। हम बात करेंगे वर्धन वंशावली से। वर्धन वंशावली जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंशावली, पुष्यभूति वंश भी इसी को बोलते हैं या वर्धन वंशावली इसी को बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, पुष्यभूति वंश की बात करें, वर्धन वंशावली की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। ठीक, पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी? वर्धन वंशावली या पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? थानेश्वर। राजधानी कहाँ स्थापित की? थानेश्वर। पुष्यभूति वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन। मैंने बोला किसी वंश की बात करें, आपसे 3 चीजें आपको याद रखनी है, कोई भी वंश हो आपके बीएड एग्जाम के दृष्टि से। उस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक कौन थे? उस वंश के अगर जो कोई प्रतापी शासक रहे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को लड़ा हो, तो जिन्होंने कुछ काम किया हो फील्ड में रह के, तो वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा उस वंश का अंतिम शासक कौन था? ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है हिस्ट्री में। ठीक, तो महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन, स्थापना राजधानी थानेश्वर, पुष्यभूति वंश की बात करें, संस्थापक पुष्यभूति। ठीक है, चलो पुष्यभूति वंश की बात करें, इस वंश के एक महान शासक में आपका नाम आता है, हर्षवर्धन का भी नाम आता है। आपने प्रभाकर वर्धन का नाम नहीं सुना हो, लेकिन हर्षवर्धन का नाम जरूर सुना हो। तो हर्षवर्धन इस वंश का एक महान शासक था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से पुनः कन्नौज स्थापित की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने स्थापित की? तो आप याद रखना, हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट। वाणभट्ट की रचना हर्षचरितम। हर्षचरित किसकी रचना है? वाणभट्ट की रचना है। हर्ष के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट थे। हर्ष के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट थे। वाणभट्ट की रचना हर्षचरितम। वाणभट्ट की रचना हर्षचरितम। हर्षचरित की कुछ प्रमुख रचनाएं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछी जाती हैं, ये है आपकी नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। क्या क्या? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्ष के दरबार के दरबारी कवि कौन थे? हर्ष के दरबार के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना क्या है? बाणभट्ट की रचना है क्या? हर्षचरितम। हर्षचरितम। थानेश्वर से कन्नौज राजधानी किसने स्थापित की थी? हर्षवर्धन ने। ठीक, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। इतना याद रहेगा? क्लियर है? याद हुआ ना? चलो अब बात करें, हर्ष व चालुक्य शासक पुलकेशिन रीति में युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर्ष की हार हुई थी। याद रखिएगा, हर्ष की हार हुई थी, हर्ष व पुलकेशिन रीति के जब युद्ध हुआ था। हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। हिंसांग याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिंसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये जो युद्ध हुआ था हर्ष व चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच, ये किस नदी के किनारे हुआ था? याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। क्या? हर्षवर्धन की हार हुई थी। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग कहाँ से, किस देश से आया था? ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हेनसांग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वीडियो में ही आपको याद हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, तो हेनसांग कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया? ये हर्षवर्धन के। अब हेनसांग जब भारत आया भाई, तो हेनसांग ने हर्ष के बारे में देखा, हर्षवर्धन के शासनकाल को देखा, वहां की चीजों को देखा क्या होती हैं, तो उसने एक रचना की, सीयू की। तो हेनसांग की रचना का क्या नाम है? सीयू की। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई हमें इतिहास के बारे में धर्म ग्रंथों से भी देखने को मिलता है, साथ में जो विदेशी यात्री भारत में ट्रैवल करने हैं उन्होंने भी कुछ चीजें लिखा किताबों में, उससे भी हमें यात्रा वृत्तांत के माध्यम से भी देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। ठीक, तो चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आए हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो इन्होंने क्या चीजें कैसी हुई थी इसके बारे में लिखा, सीयू की। सीयू की, सीयू की। ये किसकी रचना है, किसका यात्रा वृत्तांत है? हेनसांग का, याद रखिएगा। अब हमने बोला था कि भाई जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, धर्मपाल ने की थी। चलिए आगे चलें। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, ये लास्ट ही आपका चल रहा है। लास्ट में जो आपका मलाई उलाई है घोल घोल के मैं आपको पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, उसी क्रम में हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें, इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, चलिए अब अगर जो बात करें यहाँ पे दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, क्या राष्ट्रकूट वंश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं? हाँ बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के ही शासक थे। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगर जो मैं बात करूं, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, चलिए एलोरा तथा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक, राजराजेश्वर मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ये सारे आप रट लीजिए, भूल के पी जाइए, बस यही। अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजमेर नगर की स्थापना चौहान वंश के शासक अजयपाल, चौहान वंश के शासक अजयपाल के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम राय पिथोरा। राय पिथोरा। अब एक क्वेश्चन पृथ्वीराज की आई है, तो पृथ्वीराज नाम है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई के द्वारा एक रचना की गई थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। इतना याद हो गया भाई, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसके बाद अगर जो बात करें, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। एलोरा तथा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश के शासक थे अजयपाल। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम राय पिथोरा। इसके अलावा पृथ्वीराज के राजकवि कौन थे? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने ही यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की रचना की थी।
अब आते हैं हम कुछ युद्धों के बारे में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध के बारे में बात करें, आगे भी हम पढ़ेंगे। तराइन का युद्ध की बात करें, तराइन में 2 युद्ध हुए थे, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, एक तो तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद अगर जो हम बात करें तराइन के प्रथम युद्ध का, ये 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े जाते हैं। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है, लेकिन फिर से मोहम्मद गोरी जाता है और तैयारी करके आता है, फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता है और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है। तराइन का दूसरा 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ बुक्स हैं, उनके लेखक देखते हैं और ये हम खत्म करते हैं टॉपिक को। ठीक, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। पंचतंत्र की बात करें, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, ठीक, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर जो हम बात करें, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, विशाख दत्त। और अगर जो हम बात करें योग सूत्र के, पतंजलि। योग सूत्र के लेखक है पतंजलि। इसके अलावा कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं की बात करें, कुमार संभवम किसकी रचना? कालिदास की, कल भी हमने डिस्कस किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। रघुवंशम, ऋतु संहार, ठीक, तो कालिदास की ये सारी रचना है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सारी कालिदास की रचना है। हर्षवर्धन की आपका नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों याद रखना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये हर्षवर्धन की है। ठीक, हर्ष बाणभट्ट का कादंबरी और हर्षचरित, बाणभट्ट का कादंबरी और हर्षचरित। जयदेव ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना? जयदेव। नागसेन ने मिलिंद हो लिखा है, मिलिंद हो, ठीक है, जिसमें मिलिंद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संकलित है। नागसेन। मेगस्थनीज ने लिखा है इंडिका, मेगस्थनीज ने इंडिका। इसके अलावा हमने हेनसांग के बारे में बात की, हेनसांग ने लिखा है सी यू की, सी यू की, सी यू की। इसने लिखा है हेनसांग, चीनी यात्री था हेनसांग, जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसने लिखा था सी यू की। तो इतना याद रहेगा आपको, बस इतना, बस इतना। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, योग सूत्र पतंजलि, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार, ये किसकी रचना? कालिदास की। हर्षवर्धन की रचनाओं की बात करें, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। बाणभट्ट की बात करें, इनकी रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी। जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है, नागसेन ने मिलिंद को लिखा है, और मेगास्थनीज को किसने, इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स थे आपके प्राचीन भारत के। मजा आया मुझे भी आपको पढ़ाने में, और आपको भी मजा आया इसको पढ़ने में। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। आज नहीं करेंगे इसको, हम कल करेंगे। छोटा सा टॉपिक कल मैंने जान के छोड़ दिया था कि छोटा सा टॉपिक बचेगा, कल आपसे बातचीत करते हुए इसको खत्म कर देंगे। मुझे पता है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे यार, कम से कम जो मेहनत मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा एफर्ट लगाने की कोशिश करो। आपके पास जो भी बीएड वाले बच्चे जुड़े हैं, जो भी ग्रुप है, जो भी दीदी सहेली भैया दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी लोग हैं, उनके साथ आप वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं ना, कि सर ये पढ़ा रहे हैं आप देखो। नहीं शेयर कर पा रहे तो आप फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक चलाते हो, हाँ चलाते हो ना, व्हाट्सअप चलाते हो, तो फेसबुक व्हाट्सअप पे चलाओ, फेसबुक पे लिंक डाल दो कि सर की क्लास है देखो, व्हाट्सअप पे डाल दो सर की क्लास है देखो, लिंक शेयर कर दो, आप इंस्टा पे स्टोरी लगा सकते हो। तो ये सारे काम तो आप कर ही सकते हो, मुझे थोड़ी सी खुशी होगी इससे, और क्या। जब थोड़े बच्चे ज़्यादा आते हैं अच्छा लगता है, तो यही चीज़ है। बाकी हिस्ट्री तो चल ही रही है, इसी प्रकार से ज्योग्राफी भी खत्म कर देंगे, इसी प्रकार से पॉलिटी भी खत्म कर दे। पता चला आपको 7 दिन में, आप 8 दिन में आपका मध्य प्राचीन भारत खत्म हो गया। मध्यकालीन भारत आपका 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, उसके बाद 5-6 दिन और लगेगा, हम जो मेन टॉपिक है वो खत्म करके उसके बाद हम ज्योग्राफी पे भारत का भूगोल पहले कर लेंगे। भारत का भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो हो सकता है 15 दिन का टाइम लगे, भारत का भूगोल में 15 दिन का टाइम लगे, तो उसको भी हम खत्म करेंगे। ठीक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।